नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश मिश्रा आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक में स्वागत करता हूं। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं अखिलेश मिश्रा एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, ये डेली हम लोगों की करंट अफेयर की क्लास होती है, जिसमें हम लोग प्रत्येक दिन किसी भी स्टेट का एक दिवसीय परीक्षा हो अर्थात वनडे एग्ज़ाम हो साथियों, उन सभी एग्ज़ाम को लेकर हम लोग विस्तार से यहाँ पे अच्छे अच्छे करंट अफेयर को करने का काम करते हैं। यहाँ पे साथियों हम लोग बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन के साथ करंट अफेयर को करते हैं और उन करंट अफेयर को टारगेट करते हुए हम लोग ये अपनी क्लास को करते हैं, जो कि साथियों आजकल एग्जामिनर जिस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछ रहा है, उन चीज़ों को अच्छे से एनालिसिस किया जाता है। एनालिसिस करने के बाद साथियों आप लोगों तक करंट अफेयर की क्लास ये प्रोवाइड की जाती है। इसमें साथियों हम लोग पॉइंट वाइज पॉइंट जितनी भी ताज़ा जानकारी होती है, अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसे हम लोग प्रत्येक दिन अपनी इस क्लास में करते हैं। क्लास साथियों आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक देखा करिए। साथ ही साथ आप लोग जैसे जैसे मैं यहाँ पॉइंट वाइज पॉइंट चीज़ें मैं आपको पढ़ाता हूँ, जैसे जैसे पॉइंट वाइज पॉइंट मैं बताता हूँ आप लोगों को, आप उन सभी चीज़ों को, कुछ चीज़ें जो समझने वाली होती हैं उसे समझा करिए, कुछ चीज़ें होती हैं लिखने वाली, तो वो आप पॉइंट बनाते हुए अपने नोटबुक में आप लोग नोट भी किया करिए, जिससे कि आप लोगों को रिवीजन करने में मदद मिले, जिससे आप लोगों को रिवीजन करने में क्या मिले, मदद मिले। ठीक साथियों, तो आइए हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं। यहाँ पे साथियों आज हम लोग 18 तारीख को 17 तारीख के जो करंट अफेयर होंगे, या तो एक दो दिन पहले के और भी जो करंट अफेयर होंगे, जो कि साथियों कुछ करंट अफेयर ऐसे होते हैं कि जो कि 2-3 दिन के बाद जो है अपडेट होते हैं, तो उन करंट अफेयर को भी मैं उनका कलेक्शन किया हूँ, कलेक्शन करता हूँ। कलेक्शन करने के बाद मैं आप तक जो भी मुझे लगता है कि ये चीज़ें आपको पहुँचाना ज़रूरी है आपके एग्ज़ाम को लेकर, तो उसका कलेक्शन करने के बाद मैं आपको वो करंट अफेयर भी देने की कोशिश करता हूं। तो साथियों हम लोग 17 तारीख के, 16 तारीख के और जो एक दो दिन के करंट अफेयर बचे होंगे, उन करंट अफेयर को साथियों जो बाद में अपडेट हुए हैं उनको भी मैं आपको तक पहुंचाऊंगा। तो आज की सबसे पहली और ताज़ा जानकारी है साथियों कि अमेरिका ने हाल ही में किस देश को आतंकवाद के एक प्रायोजक देश के रूप में नामित किया है। अमेरिका ने हाल ही में किस देश को, आज की ताज़ा जानकारी सबसे पहली जानकारी है, नोटिस करिएगा साथियों आप लोग इन सबको भी। अमेरिका ने हाल ही में किस देश को, तो साथियों क्यूबा देश को, कौन से देश को, क्यूबा देश को, क्यूबा देश को आतंकवाद के एक प्रायोजक देश के रूप में, आतंकवाद के एक प्रायोजक देश के रूप में नामित किया है। अर्थात साथियों अमेरिका क्यूबा को आतंकी गतिविधियों में लिप्त होने की बात कह रहा है। अमेरिका जो है क्यूबा देश को आतंकी गतिविधियों में लिप्त होने की बात ये कहना चाह रहा है। तो जिसके कारण साथियों अमेरिका ने क्यूबा देश को आतंकवाद के एक प्रायोजक देश के रूप में नामित कर दिया है। हाल ही में साथियों क्यूबा को आतंकवाद के एक प्रायोजक देश के रूप में नामित किया गया है। अमेरिका उन देशों की सूचीबद्ध कर रहा है जो बार बार आतंकवाद के राज्य प्रायोजकों के तहत अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के कृत्यों के लिए समर्थन प्रदान करते हैं। मतलब जो देश, उन देशों की लिस्ट तैयार कर रहा है साथियों अमेरिका, कि जो देश आतंकवाद से संबंधित गतिविधियों में वो लिप्त हैं और आतंकवादियों की मदद करने से संबंधित उनकी गतिविधियां हैं, ऐसे सभी देशों की अमेरिका जो है वो लिस्ट तैयार कर रहा है, जिस लिस्ट में क्यूबा देश को भी शामिल किया है, जिस लिस्ट में क्यूबा देश को भी शामिल किया है। इस सूची को पहली बार साथियों 1979 में अमेरिका ने इस सूची को पहली बार 1979 में
इराक, लीबिया, सीरिया और दक्षिण यमन के साथ जारी किया गया था। इस सूची को पहली बार 1979 में कौन कौन देशों को साथियों? इराक, लीबिया, सीरिया, यमन द्वीप, दक्षिण यमन के साथ जारी किया। अमेरिका ने साथियों आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त देशों की पहली लिस्ट 1979 में पहली लिस्ट अमेरिका जारी किया गया था, जिस लिस्ट में ईरान, लीबिया, सीरिया, दक्षिण यमन ये सभी इस लिस्ट में शामिल थे। ये सभी देश साथियों पहली बार 1969 में जब यह 79 में यह लिस्ट जारी की गई तो इसमें ये सभी देश आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त पाए गए। ठीक साथियों, अगली जानकारी है साथियों कि भारतीय सेना दिवस किस दिन को मनाया जाता है? भारतीय सेना दिवस किस दिन को मनाया जाता है, इसकी जानकारी आप लोग दीजिए। भारतीय सेना दिवस तो साथियों प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष साथियों 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा के सम्मान में यह साथियों मनाया जाता है। ये जो 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है, यह किसके सम्मान में साथियों? फील्ड मार्शल रहे के.एम. करियप्पा। फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा के सम्मान में 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। हर साल साथियों 15 जनवरी को मनाया जाता है। यह करियप्पा की अगर बात करें साथियों तो यह भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ रहे। के.एम. करियप्पा की बात करें तो ये भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ रहे। पहले कमांडर इन चीफ रहे साथियों के.एम. करियप्पा जी। इनके सम्मान में 15 जनवरी को सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। इन्हें साथियों के.एम. करियप्पा की बात करें तो 15 जनवरी 1949 में सर फ्रैंसिस बूचर से प्रभार लिया गया था। इनकी अगर बात करें तो 15 जनवरी 1949 में सर फ्रैंसिस बूचर से इन्हें प्रभार लिया गया था। सर फ्रैंसिस बूचर से साथियों प्रभार लिया गया था 15 जनवरी 1949 में। फ्रैंसिस ब्रूसर से 15 जनवरी 1949 को सर फ्रैंसिस बूचर से यह साथियों क्या प्रभार लिया गया था? कौन सा? कमांडर इन चीफ का प्रभार लिया गया था। और के.एम. करियप्पा को 15 जनवरी 1949 को ही भारत का पहला कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया था। यह मौका साथियों भारतीय सेना के लिए एक बहुत ही अहम रखता है। यह मौका जब के.एम. करियप्पा को भारतीय सेना का कमांडर इन चीफ बनाया गया था तो यह मौका साथियों भारतीय सेना के लिए बहुत ही अहम रखता है। इसी कारण से साथियों भारत में प्रत्येक साल 15 जनवरी को सेना दिवस के रूप में मनाए जाने का फैसला किया गया। तब से अब तक यह
परंपरा चली ही आ रही है। तब से, कब से? 15 जनवरी 1949 से यह परंपरा 15 जनवरी 1949 से प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस के रूप में मनाए जाने की परंपरा लगातार चली आ रही है। अगली इन्फॉर्मेशन है कि टॉम ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार 2020 में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वाला शहर कौन सा रहा? सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वाला शहर कौन सा रहा? यह लिस्ट कौन जारी किया साथियों? टॉम ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार साल 2020 में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वाला शहर मॉस्को रहा साथियों, मॉस्को रहा। टॉम ट्रैफिक इंडेक्स साथियों 2020 के अनुसार टॉम ने एक ट्रैफिक इंडेक्स जारी किया जो यह बताया साथियों कि साल 2020 में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वाला शहर कौन सा रहा। साल 2020 में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वाला शहर कौन सा रहा? तो किसे बताया गया साथियों? मॉस्को को साल 2020 का सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वाला शहर बताया गया। टॉम ट्रैफिक इंडेक्स के मुताबिक 2020 में मॉस्को दुनिया का सबसे भीड़भाड़ वाला शहर रहा। मॉस्को शहर दुनिया का सबसे ज़्यादा भीड़भाड़ वाला शहर रहा। इसके बारे में अगर बात करें साथियों तो मॉस्को के बाद दूसरे नंबर पर भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई रही। दूसरे नंबर पे साथियों, पहले नंबर पे मॉस्को शहर रहा और दूसरे नंबर की अगर हम बात करें तो भारत की आर्थिक राजधानी कही जाने वाली मुंबई शहर भारत की आर्थिक राजधानी कही जाने वाली मुंबई शहर दूसरे नंबर पे रहा ट्रैफिक के हिसाब से। दूसरे नंबर पे साथियों भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई रही। टॉम ट्रैफिक इंडेक्स ने साथियों 57 देशों में 416 शहरों में यह अध्ययन किया। टॉम ने यह साथियों जो ट्रैफिक इंडेक्स 2020 जारी किया, यह कुल 57 देशों के 416 शहरों का अध्ययन किया। कितने? 57 देशों के, 57 कंट्रीज़ के साथियों 416 शहरों का अध्ययन करने के बाद यह अपना इंडेक्स जारी किया। 416 शहरों का अध्ययन करने के बाद यह अपना इंडेक्स जारी किया। 416 शहरों का अध्ययन करने के बाद 57 देशों के कुल 416 शहरों का अध्ययन करने के बाद अपना यह इंडेक्स जारी किया। इसके अलावा अगर बात करें साथियों तो शीर्ष 10 में 2 अन्य भारतीय शहर जो कि बेंगलुरु और नई दिल्ली भी रहे। शीर्ष 10 देशों के शहरों की अगर बात करें तो दूसरे नंबर पे तो मुंबई है भारत का शहर, लेकिन अगर भारत के अन्य देशों की अन्य शहरों की बात करें जो कि शीर्ष 10 शहरों में आते हैं तो उसमें एक शहर बेंगलुरु आता है और एक नई दिल्ली आता है। एक शहर बेंगलुरु और एक नई दिल्ली। यहाँ भी साथियों ट्रैफिक बहुत ज़बरदस्त थी। साल 2020 में 6ठे और 8वें स्थान पे 2020 में क्रमशः 6ठे और 8वें स्थान पे। 6ठे स्थान पे साथियों जो टॉप 10 की साथियों इन्होंने लिस्ट जारी किया जिसमें 6ठवें स्थान पे बेंगलुरु है और 8वें स्थान की बात करें तो नई दिल्ली। 8वें स्थान पे नई दिल्ली और 6ठवें स्थान पे बेंगलुरु। दूसरे स्थान पे भारत की आर्थिक राजधानी कही जाने वाली मुंबई शहर रही सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वाली। ठीक, और अगर बात करें साथियों तो इस लिस्ट में पुणे 16वें स्थान पे है। भारत में अगर अन्य, ये तो टॉप 10 के शहरों की बात किया गया, लेकिन अगर और भी आगे अगर बढ़े तो 16वें स्थान पे साथियों पुणे शहर, 16वें स्थान पे भारत का ही पुणे शहर सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वाला रहा। ये टॉम ट्रैफिक इंडेक्स ने साथियों अपनी रिपोर्ट जारी किया है ट्रैफिक के लिए अपनी रिपोर्ट इन्होंने जारी किया। अगली जानकारी की बात करें साथियों
तो अगली जानकारी है कि गुजरात सरकार ने किस नई नीति को लागू करने का ऐलान किया, बताइए। गुजरात सरकार ने किस नई नीति को लागू करने का ऐलान किया। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सभी क्वेश्चन को पॉइंट वाइज पॉइंट आप लोग अपनी नोटबुक में नोट किया करिए, और साथ ही साथ आप लोग इसे 2-5 मिनट टाइम निकाल के 10-5 मिनट रिवीजन भी किया करिए। रिवीजन अत्यंत आवश्यक है। अगली इन्फॉर्मेशन है कि गुजरात सरकार ने किस नई नीति को लागू करने का ऐलान किया। तो गुजरात सरकार ने साथियों नई पर्यटन नीति, गुजरात सरकार ने नई पर्यटन नीति, गुजरात सरकार ने नई पर्यटन नीति को लागू करने का ऐलान किया। गुजरात सरकार ने नई पर्यटन नीति साथियों लागू करने का ऐलान किया। नई पर्यटन नीति को लागू करने का ऐलान किया। इसमें और हम बात करें अगर, तो गुजरात सरकार ने साथियों राज्य की नई पर्यटन नीति 2021, नई पर्यटन नीति आई साथियों 2021 का ऐलान किया, घोषणा किया साथियों। नई पर्यटन नीति 2021 का क्या किया, ऐलान किया। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने वैश्विक विकास के रोल मॉडल बने गुजरात को पर्यटन के लिए वैश्विक पसंद के तौर पे विश्व पर्यटन मानचित्र में स्थापित करने के उद्देश्य के साथ राज्य की नई पर्यटन नीति का ऐलान किया। फिर से समझिए साथियों, गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं जिनका नाम है विजय रूपाणी। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन हैं, सबसे पहले यह जानिए। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी। विजय रूपाणी जी साथियों, गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी हैं। ये वैश्विक विकास को रोल मॉडल बनाने के लिए साथियों गुजरात को पर्यटन के लिए वैश्विक पसंद, गुजरात को पर्यटन के लिए सबसे ज़्यादा पसंदीदा शहर अपना राज्य बताना चाह रहे हैं। गुजरात के लिए साथियों पर्यटन के लिए वैश्विक पसंद, पर्यटन के लिए वैश्विक पसंद, पर्यटन के लिए वैश्विक पसंद के रूप में साथियों गुजरात को ये बताना चाहते हैं, रोल मॉडल के तौर पे विश्व पर्यटन मानचित्र में स्थापित करना चाह रहे हैं गुजरात को। ठीक साथियों, इसी के उद्देश्य के साथ राज्य की नई पर्यटन नीति 2020 का ऐलान इन्होंने किया। यह नीति साथियों 31 मार्च 2025 तक लागू रहेगी। आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा कि गुजरात सरकार ने जो नई पर्यटन नीति लागू की है यह कब से लागू होगी, ये आपसे पूछेगा। और साथ ही साथ आपसे यह भी पूछेगा कि यह कब तक लागू रहेगी। गुजरात सरकार की जो नई पर्यटन नीति है यह कब तक लागू रहेगी। तो इसका साथियों आपको जानकारी देना है कि यह 31 मार्च 2025 तक, कब तक, 31 मार्च 2025 तक यह जो नई पर्यटन नीति है लागू रहेगी। नई पर्यटन नीति लागू रहेगी। नई पर्यटन नीति लागू रहेगी कब तक, 31 मार्च 2025 तक। 31 मार्च 2025 तक नई पर्यटन नीति लागू रहेगी साथियों। और अगली बात करें तो यह नीति पर्यटन के क्षेत्र में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी कारोबारी सुगमता को बढ़ावा देगी। ये जो साथियों जो पर्यटन नीति है किसे, इसका साथियों एक वो दिया गया, स्लोगन कह सकते हैं या तो सब्जेक्ट कह सकते हैं, क्या दिया गया, स्लोगन ही कहा जा सकता है। क्या दिया गया साथियों, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। इसका साथियों अर्थ होगा कि कारोबारी सुगमता को बढ़ावा देना।
कारोबारी सुगमता को बढ़ावा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ठीक, ये साथियों इसका स्लोगन दिया गया नई पर्यटन नीति के लिए, नई पर्यटन नीति के लिए साथियों। और गुजरात को पर्यटन के लिए वैश्विक पसंद भी बनाना चाह रहे हैं, जो गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी हैं। अगली जानकारी है साथियों कि भारत सरकार ने किस देश में मनीष चौहान को नया राजदूत नियुक्त किया है। भारत सरकार ने किस देश में मनीष चौहान को नया राजदूत नियुक्त किया है, बताइए आप लोग। भारत सरकार ने किस देश में मनीष चौहान को अपना नया राजदूत नियुक्त किया है। भारत सरकार ने साथियों पुर्तगाल देश में मनीष चौहान को अपना नया राजदूत नियुक्त किया है। मनीष चौहान को अपना नया राजदूत नियुक्त किया। मनीष चौहान को पुर्तगाल देश का भारत ने अपना नया राजदूत नियुक्त किया। ठीक साथियों, भारत सरकार ने पुर्तगाल में मनीष चौहान को नया राजदूत नियुक्त किया। विदेश मंत्रालय के अनुसार बात करें साथियों तो भारतीय विदेश सेवा IFS, भारतीय विदेश सेवा के 1994 बैच के ये अधिकारी रहे साथियों मनीष चौहान की बात करें तो ये IFS के 1994 बैच के ये साथियों अधिकारी रहे। IFS 1994 बैच के ये अधिकारी रहे साथियों मनीष चौहान। ये साथियों कहाँ के, पुर्तगाल देश के नया राजदूत के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया। इससे पहले साथियों मंत्रालय में संयुक्त के पद पर ये कार्यरत थे। इससे पहले ये मंत्रालय में संयुक्त के पद पर कार्यरत थे साथियों मनीष चौहान। इससे पहले किसी मंत्रालय में संयुक्त के पद पे कार्यरत थे, संयुक्त सचिव कह सकते हैं, संयुक्त के पद पर ये कार्यरत थे। ठीक साथियों, आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि भारत सरकार ने पुर्तगाल देश के अपना नया राजदूत मनीष चौहान को नियुक्त किया। इससे पहले ये किस पद पर कार्यरत थे? इससे पहले मनीष चौहान जी किस पद पर कार्यरत थे? इससे पहले ये साथियों मंत्रालय के संयुक्त सचिव के पद पर कार्यरत थे। किसके? संयुक्त सचिव के पद पर इससे पहले मनीष चौहान जी अपनी सेवा दे रहे थे। ये साथियों 1994 बैच के IFS अधिकारी रहे, 1994 बैच के। ठीक, अगली इन्फॉर्मेशन है, अगली जानकारी है साथियों कि किस देश ने चीन के झिंजियांग प्रांत के उत्पादित कपास और मटर के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? किस देश ने चीन के झिंजियांग अमेरिका ने चीन के झिंजियांग प्रांत में उत्पादित अमेरिका ने चीन के झिंजियांग प्रांत में उत्पादित कपास और टमाटर के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। कपास और टमाटर के आयात पर क्या लगा दिया? प्रतिबंध लगा दिया। अमेरिका देश ने साथियों, कौन? अमेरिका ने चीन के झिंजियांग प्रांत में साथियों उत्पादित कपास और साथ ही साथ टमाटर
उत्पादित साथियों झिंजियांग प्रांत में उत्पादित कपास साथ ही साथ टमाटर के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके आयात पे क्या किया? प्रतिबंध लगा दिया। अमेरिका ने चीन के झिंजियांग प्रांत में उत्पादित कपास और टमाटर के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। अमेरिकी सीमा शुल्क विभाग ने यह कहा साथियों कि यह आदेश झिंजियांग के कपास से बने कच्चे रेशों, परिधानों और वस्त्रों पर भी लागू होता है। कपास के जो भी बने हुए साथियों क्या हैं? कच्चे रेशे हैं। झिंजियांग प्रांत में जो भी कपास के बने कच्चे रेशे, साथ ही साथ जो यहाँ का परिधान है, इन रेशों से बनाया गया जो वस्त्र होता है साथियों, अच्छा, साथ ही साथ यहाँ का जो वस्त्र है साथियों, इन सभी वस्त्रों पे परिधान का मतलब डिजाइनिंग में बने हुए जो कपड़े होते हैं साथियों, उसे कहा जा सकता है। और कच्चे रेशे साथ ही साथ जो वस्त्र बने हुए हैं साथियों, झिंजियांग प्रांत के कपास से जो बने हुए हैं उन पे प्रतिबंध लगा दिया। साथ ही साथ साथियों डिब्बा बंद जो टमाटर है, सॉस है, बीज और अन्य टमाटर उत्पाद के आयात को भी प्रतिबंधित कर दिया है। मतलब टमाटर से बनी हुई जो सॉस है, डिब्बा बंद टमाटर, सॉस, बीज और अन्य टमाटर के उत्पाद के आयात को भी प्रतिबंधित किया है। अमेरिका द्वारा आयात पर रोक लगाए जाने के बाद चीन को करोड़ों रुपए के नुकसान की बात कही जा रही है। अमेरिका द्वारा कपास और टमाटर के आयात पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद साथियों चीन को करोड़ों रुपए के नुकसान की बात कही जा रही है। ठीक, अगली इंफॉर्मेशन है साथियों कि आरबीआई ने अभी हाल ही में डिपॉजिट रेट के मानदंडों का उल्लंघन करने पर दिग्गज डॉश बैंक एजी पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया? बैंकिंग सेक्टर के विद्यार्थियों के लिए यह काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन माना जाएगा साथियों। जो भी विद्यार्थी बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, बैंक की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन माना जाएगा। क्या क्वेश्चन है कि हाल ही में आरबीआई ने डिपॉजिट रेट के मानदंडों का उल्लंघन करने पर आरबीआई ने, भारतीय रिजर्व बैंक ने, आरबीआई ने डिपॉजिट रेट के मानदंडों का उल्लंघन करने पर डिपॉजिट रेट के जो मानदंड थे उसका उल्लंघन करने पर दिग्गज डॉश बैंक एजी दिग्गज डॉश बैंक एजी पर साथियों कितने करोड़ रुपए का? 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। बैंक एजी पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। 2 करोड़ रुपए का जुर्माना साथियों आरबीआई ने डिपॉजिट रेट के मानदंडों का उल्लंघन करने पर, पैसे के लेन देन के में साथियों उल्लंघन करने में यह साथियों क्या किया गया? जुर्माना 2 करोड़ रुपए का लगाया गया। कौन सी बैंक में? डॉश बैंक एजी बैंक पर। आरबीआई ने साथियों आगे यह भी कहा कि डॉश बैंक पर यह जुर्माना बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 46(4) के मौजूदा सेक्शन 47(1)(c) के प्रावधानों के तहत लगाया गया। यह साथियों जुर्माना जो लगाया गया, तो आरबीआई ने यह बताया कि जो जुर्माना बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 46(4)(1)
कि मौजूदा सेक्शन 47A1C के अनुसार लगाया गया। यह साथियों जो जुर्माना लगाया गया यह बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 46(4)(a) के मौजूदा सेक्शन 47A1C के अनुसार यह जुर्माना लगाया गया। यह जुर्माना साथियों किस पे लगाया गया? फेमस बैंक डॉश बैंक एजी पे यह जुर्माना लगाए जाने का काम किया गया। ठीक साथियों, 2 करोड़ रुपए का यह जुर्माना लगाया गया। कितने का? 2 करोड़ रुपए का यह जुर्माना लगाया गया। अगली इन्फॉर्मेशन है साथियों कि नई विदेश व्यापार नीति किस तारीख से लागू होगी, आपको बताना है। नई विदेश व्यापार नीति किस तारीख से लागू होगी, बताइए आप लोग। नई विदेश व्यापार नीति किस तारीख से लागू होगी? 1 अप्रैल साथियों, यह 1 अप्रैल से लागू होगी। नई विदेश व्यापार नीति 1 अप्रैल से लागू होगी। नई विदेश व्यापार नीति 1 अप्रैल से लागू होगी। नई विदेश व्यापार नीति 1 अप्रैल से लागू होगी। भारत की नई विदेश व्यापार नीति वर्ष 2021 से 26 अर्थात 1 अप्रैल 2021 से 1 अप्रैल 2021 से साथियों यह 2026 तक लागू रहेगी। 2026 तक नई विदेश व्यापार नीति 1 अप्रैल 2021 से लागू रहेगी। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया। यह निर्णय कहाँ से लिया गया? केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की जो संसदीय सलाहकार समिति की बैठक हुई थी साथियों, इसी बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया। इस मंत्रालय ने भारत सरकार की विदेश व्यापार नीति में बदलावों का भी ऐलान किया। वर्तमान नीति 1 अप्रैल 2015 से 5 साल के लिए लागू की गई थी। इससे पहले साथियों जो अभी तक विदेश व्यापार नीति चल रही है यह कब लागू की गई थी साथियों? 1 अप्रैल 2015 को। वर्तमान व्यापार नीति, विदेश व्यापार नीति पिछला भी पूछ सकता है आपसे, ये मत समझिएगा। वर्तमान विदेश व्यापार नीति व्यापार नीति 1 अप्रैल 2015 को लागू की गई थी। 1 अप्रैल 2015 को लागू की गई थी, जो कि अभी तक चल रही है। 1 अप्रैल 2015 को लागू की गई थी। कितने सालों के लिए साथियों? 5 सालों के लिए। यह 5 सालों के लिए लागू की गई थी। 5 साल के लिए लागू की गई थी साथियों। यह 31 मार्च 2020 तक के लिए वैध थी। 31 मार्च 2020 तक। 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2020 तक यह विदेश व्यापार नीति क्या थी? वैध थी। लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण अचानक पैदा हुए वर्तमान हालात को देखते हुए सरकार ने मौजूदा विदेश व्यापार नीति को 1 वर्ष अर्थात 31 मार्च 2021 तक के लिए आगे बढ़ा दिया था। विभिन्न निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं के अंतर्गत राहत जारी करने का भी फैसला किया गया था। कोविड-19 एपिडेमिक के कारण साथियों इसे जो 31 मार्च 2021 तक ही यह विदेश व्यापार नीति लागू हो गई थी, जो 1 अप्रैल 2015 से लागू थी। कोविड-19 के कारण कई समस्याएं आई, जिसके कारण इसे 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया, 1 साल के लिए आगे बढ़ा दिया गया। और अब यह साथियों व्यापार नीति 31 मार्च 2021 को समाप्त होगी।
31 मार्च 2021 को यह जो पुरानी अभी तक जो वर्तमान में चल रही है विदेश व्यापार नीति यही चलेगी, 31 मार्च 2021 को समाप्त होगी। ठीक, ये इन्फॉर्मेशन थी। अगली जानकारी है साथियों कि इबोला वैक्सीन का वैश्विक भंडार किस राष्ट्र में बनाया जा रहा है। इबोला वैक्सीन का वैश्विक भंडार किस देश में बनाया जा रहा है, यह इन्फॉर्मेशन आपको देना है, बताइए। तो साथियों इबोला वैक्सीन का वैश्विक भंडार, इबोला वैक्सीन का वैश्विक वैश्विक भंडार स्विट्जरलैंड राष्ट्र में बनाया जा रहा है। किस राष्ट्र में साथियों? स्विट्जरलैंड देश में, स्विट्जरलैंड देश में बनाया जा रहा है। इबोला वैक्सीन जो है साथियों, कौन सी इबोला वैक्सीन जो है, इसका वैश्विक भंडारण की बात करें, किसकी वैश्विक भंडारण की बात करें साथियों, तो इसका वैश्विक भंडार स्विट्जरलैंड देश में इसका वैश्विक भंडारण किया जा रहा है। स्विट्जरलैंड में इबोला टीकों का वैश्विक भंडार बनाया जा रहा है। यह टीका साथियों आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए दुनिया के विभिन्न देशों को भेजने के लिए तैयार किया जा रहा है। ये इबोला टीका जो है साथियों, इबोला वैक्सीन जो है, यह टीका आपातकालीन परिस्थितियों के लिए दुनिया के विभिन्न देशों में भेजे जाने के लिए तैयारी की जा रही है। स्टॉक पाइल को 4 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय, कौन से स्टॉक पाइल को 4 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य और मानवीय संगठनों WHO, यूनिसेफ, डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स और इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस, साथ ही साथ रेड क्रेसिस सोसाइटीज़ के द्वारा भविष्य में इबोला प्रकोप को रोकने के लिए यह वैक्सीन तैयार की जा रही है। भविष्य में इबोला प्रकोप को रोकने के लिए साथियों 4 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन इसमें शामिल हैं। कौन कौन से? WHO, यूनिसेफ, डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस, रेड क्रिसेंट सोसाइटीज़ के द्वारा साथियों यह बनाया जा रहा है इबोला प्रकोप को रोकने के लिए। ठीक, और इसका भंडारण कहाँ? स्विट्जरलैंड में इसका भंडारण किया जा रहा है। ठीक, स्विट्जरलैंड में इबोला वैक्सीन का भंडारण किया जा रहा है। अगली इन्फॉर्मेशन है साथियों कि भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन की आपूर्ति के लिए किस देश की कंपनी के साथ समझौता किया है। भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन की आपूर्ति के लिए भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन की आपूर्ति के लिए भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन की आपूर्ति के लिए किस देश की कंपनी के साथ समझौता किया? आप सभी जानते होंगे, इस समय काफ़ी हाईलाइट मुद्दा भी है। किस देश के साथ साथियों बताइए? ब्राज़ील देश के साथ साथियों, ब्राज़ील देश की कंपनी के साथ साथियों समझौता किया है। ब्राज़ील देश की कंपनी के साथ यह समझौता कौन किया साथियों? भारत की बायोटेक कोवैक्सीन की आपूर्ति के लिए ब्राज़ील देश की कंपनी के साथ क्या किया गया? समझौता किया गया कोवैक्सीन को लेकर। भारत बायोटेक ने ब्राज़ील के लिए कोवैक्सीन की आपूर्ति के लिए प्रीसीसा मेडिकामेंटोस के साथ, ब्राज़ील की कंपनी है साथियों जिसका नाम है प्रीसीसा मेडिकामेंटोस, ब्राज़ील की कंपनी है प्रीसीसा
मेंटोस। ब्राज़ील की कंपनी है प्रिसिसा मेडिकामेंटोस के साथ साथियों यह समझौता किया गया है। यह MOU साइन किया गया है कौन सी कोवैक्सीन को तैयार करने के लिए। इस वैक्सीन की साथियों संभावित निर्यात संभावनाओं पर चर्चा करने के लिए भारत बायोटेक के पिछले सप्ताह प्रिसिसा मेडिकामेंटोस से एक टीम की यात्रा के बाद यह समझौता किया गया। प्रिसिसा मेडिकामेंटोस के दवा निदेशक की अगर बात करें साथियों तो इमानुएला मेडरेडस। प्रिसिसा मेडिकोस के साथियों निदेशक की बात करें, डायरेक्टर की बात करें तो इसके निदेशक हैं साथियों, क्या नाम है इनके निदेशक का, इमानुएला मेडरेडस। प्रिसिसा मेडिकामेंटोस के निदेशक इमानुएला मेडरेडस साथियों इसके निदेशक हैं। इन्होंने कहा कि अत्यधिक तकनीकी, वैज्ञानिक और स्वच्छता नियंत्रण स्तरों की पहचान की है इन्होंने। साथ ही साथ इन्होंने यह भी कहा कि भारत बायोटेक दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीन आपूर्तिकर्ताओं के स्तर पर गुणवत्ता और सुरक्षा का प्रदर्शन करते हुए उनकी अपेक्षाओं पर क्या उतरेगा, खरा उतरेगा। प्रिसिसा मेडिकामेंटोस के निदेशक ने कहा साथियों कि भारत की जो बायोटेक दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीन आपूर्तिकर्ता का स्तर है, इसकी गुणवत्ता के साथ साथ सुरक्षा का प्रदर्शन करते हुए उनकी भारत की सभी अपेक्षाओं पर क्या उतरेगा, खरा उतरने की बात कह रहा है। भारत की सभी अपेक्षाओं पे खरा उतरने की बात कह रहा है। ठीक, अगली इन्फॉर्मेशन की बात करें साथियों तो अगली इन्फॉर्मेशन है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने ये तो मैं आपको बता चुका। अगली इन्फॉर्मेशन है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के मौसम विज्ञान केंद्रों के बीच वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है। अगली इन्फॉर्मेशन है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के मौसम विज्ञान केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और UAE भारत और UAE देश के मौसम विज्ञान केंद्र के बीच वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन को मंजूरी दिया। बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन को मंजूरी दिया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और UAE देश के मौसम विज्ञान केंद्र के बीच वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग बढ़ाने के लिए क्या किया साथियों, समझौता ज्ञापन को मंजूरी दिया। समझौता ज्ञापन को मंजूरी दिया। UAE का मतलब है साथियों संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात UAE का मतलब है संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात साथियों क्या है, एक देश है।
प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारत और राष्ट्रीय मौसम विज्ञान केंद्र संयुक्त अरब अमीरात के बीच वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन को मंजूरी दिया है। यह साथियों संयुक्त अरब अमीरात साथ ही साथ भारत के बीच यह समझौता ज्ञापन भूकंपीय, मौसम संबंधी और महासागरीय सेवाओं की बात करें तो जैसे उपग्रह, रडार, भूकंपीय, ज्वार गैस, साथ ही साथ मौसम विज्ञान स्टेशनों के लिए डाटा, ज्ञान और परिचालन उत्पादकों के लिए साझाकरण के लिए सुविधा प्रदान करने की बात यह समझौता के अंतर्गत किया गया है। अरब की और ओमान सागर के साथियों मध्य से फैलने वाली जो सुनामी से अधिक विश्वसनीय और तेज पूर्वानुमान के लिए सुनामी मॉडल शोधकर्ता की विशेष क्षमताओं में विकास के लिए इसमें सहयोग किया जाएगा। किसके किसके लिए साथियों समझौता किया गया है आप नोटिस करिए, इसे मैं बताता हूँ। ये जो MOU साइन किया है साथियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह अध्यक्षता थी केंद्रीय मंत्रिमंडल की। यह किसके किसके लिए साथियों इसमें समझौता किया गया? यह साथियों भूकंपीय के लिए, भूकंपीय, मौसम संबंधी, साथ ही साथ महासागरीय सेवाओं के लिए, जैसे अगर बात करें तो उपग्रह, रडार, भूकंपीय, ज्वार गैस, मौसम विज्ञान स्टेशन के लिए डाटा, मौसम विज्ञान स्टेशन के लिए डाटा, साथ ही साथ ज्ञान और परिचालन उत्पादों में साझाकरण, ज्ञान और परिचालन उत्पादन में साझा के लिए साथियों यह MOU साइन किया गया। भूकंपीय, मौसम संबंधी, महासागरीय सेवाओं के लिए जैसे उपग्रह, रडार, ज्वार गैस, मौसम विज्ञान स्टेशन से संबंधित जो डाटा होंगे, साथ ही साथ ज्ञान और परिचालन के लिए साथियों यह समझौता किया गया है। अरब और ओमान सागर के मध्य से फैलने वाली जो सुनामी से अधिक विश्वसनीय और तेज पूर्वानुमानित के लिए सुनामी मॉडल है, इसके लिए शोधकर्ता पे भी विचार किया जाएगा। इन क्षमताओं को भी क्या किया जाएगा? विकसित किया जाएगा, क्षमताओं को भी विकसित करने का काम किया जाएगा। ये साथियों आज के हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर थे। जिसे हम लोगों ने बिल्कुल अच्छे से एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए विस्तार के साथ पढ़ने का काम किया। मैं आशा करता हूँ साथियों कि आप लोगों को ये सभी करंट अफेयर अच्छे से समझ में आए होंगे। साथियों इन सभी करंट अफेयर को आप लोग अच्छे से देखा करिए, शुरू से लेकर लास्ट तक क्लासों को देखा करिए, समझा करिए। साथ ही साथ पॉइंट वाइज पॉइंट जैसे मैं यहाँ पे बताता हूँ वैसे आप लोग अपनी नोटबुक में इसे नोटिस भी किया करिए और रिवीजन भी करने का काम किया करिए। ठीक साथियों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे नए हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो आप भी हमारे यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाली क्लासों की नोटिफिकेशन या अन्य जो एजुकेशनल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो आप तक आसानी से पहुंच सके। ठीक साथियों, क्लास को ओवर करते हैं। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों अगर आप हमारे YouTube चैनल विद्यार्थी तक पे नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।